अगर मैं आपको बोलूं कि सिर्फ 4 फैमिलीज इंडिया में आप जो भी करते हो वो सब कंट्रोल करते हैं, तो आप क्या बोलोगे? हर सुबह जब आप उठते हो आप ऑलरेडी इन फैमिली के प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे होते हो। It starts from the messages you get on your phone and everything literally from fuel, electricity, vehicle, building में काम कर रहे हो, घर, everything is around these 4 families in India. And this isn't some coincidence. ये चारों फैमिलीज ने ये बहुत ही स्ट्रेटेजिकली किया है। मिलते हैं इंडिया के सबसे पावरफुल बिजनेस फैमिली से जो लिटरली स्क्रैच से स्टार्ट करके आज हमारे लाइफ का इतना बड़ा पार्ट बन गया। Today we'll figure out what are all these companies actually controlling in our lives, how they started and how exactly they got to this powerful position. तो सबसे पहले हम बात करेंगे अंबानीज की, जो कि बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं है। फ्रॉम द मोमेंट यू वेक अप, रिलायंस हम सब की जिंदगी का एक पार्ट बन गया है। आपके घर की इलेक्ट्रिसिटी उनके एनर्जी प्रोजेक्ट से आती है, आपके कार या बाइक का फ्यूल उनकी रिफाइनरीज और पाइपलाइन से गुजरता है। फोन चेक करते हो, जियो आपकी फैमिली, वर्क या एंटरटेनमेंट कहीं ना कहीं से तो कनेक्टेड रहता ही है। जियो सिनेमा की बात कर लो, आज उसमें शोज आ रहे हैं, स्पोर्ट्स आ रहा है, सोशल मीडिया आ रहा है, सब कुछ आप जियो सिनेमा में देख रहे हो। आप जो कपड़े पहनते हो वो पॉसिबली रिलायंस ओन कंपनी हो सकती है। दिन में कैंपा कोला पीते हो तो उसमें रिलायंस है। इतना बड़ा है उनका एम्पायर कि वो हमारे पूरे यूज केस साइकिल में दिन में कहीं ना कहीं तो बार बार आते हैं। लेकिन हर एम्पायर कहीं ना कहीं से शुरू होता है। धीरूभाई अंबानी और अंबानी के बारे में जानते हैं। इनका सफर एक्चुअली शुरू हुआ था 1932 में गुजरात के एक छोटे से गांव से। उनके फादर टीचर थे, फैमिली बिल्कुल भी अमीर नहीं थी। छोटे धीरूभाई ने लोकल फेयर्स पे स्नैक्स बेचना शुरू किया था। उधर से उनको जो एंटरप्रेन्योरशिप का स्वाद आया और उनके सपने बड़े ही होते गए। अपने टीनेज इयर्स में वो यमन गए थे पेट्रोल स्टेशन पे काम करने। वहां काम करते करते उन्होंने देखा कि यार ऑयल की ट्रेड और सप्लाई कैसे काम करती है। ये सब उन्होंने बिजनेस समझा। ऑयल का फ्लो कंपनी से बायर तक कैसे होता है, सेलर कैसे होता है, सप्लाई कहां से आता है, पैसा कैसे मूव हो रहा है एक जगह से दूसरा। यमन में काम करते करते उन्होंने ये भी नोटिस किया कि वहां की करेंसी जो रियाल है वो सिल्वर से बनती है एंड वो सिल्वर का प्राइस वो करेंसी के प्राइस से ज्यादा था। मतलब अगर सिक्का 5 रियाल का होगा, उसमें जो सिल्वर है उसका ही वैल्यू 10 रियाल का है। तो धीरूभाई ने क्या किया, उन्होंने रियाल्स खरीद के उनको मेल्ट कर दिया, लंदन में सिल्वर बेचना शुरू कर दिया। इसी आर्बिट्राज से, यही गैप से उन्होंने $3000 कमा लिए, 2 लाख रुपए। यही 2 लाख रुपए उनका सीड कैपिटल बन गया। मुंबई आके धीरूभाई ने छोटी सी ट्रेडिंग डेस्क रेंट की और स्पाइसेस ट्रेड करना शुरू किया। वो ट्रेडिंग डेस्क दूसरे ट्रेडर्स के साथ ही थी, तो उनके साथ रह के धीरूभाई ने एक चीज देखी, इंडिया एक्सपेंसिव पॉलिस्टर यार्न इंपोर्ट कर रहा है और लोकल डिमांड तेजी से ग्रो हो रही है। अब मोस्ट ट्रेडर्स वुड हैव सिंपली बॉट द यार्न एंड सोल्ड इट फॉर अ मार्कअप, ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं। बट धीरूभाई कुछ अलग ही सोचते थे। वो स्टार्टिंग से बड़ा सोचते थे, उनको स्टार्टिंग से बिजनेस बहुत अच्छे समझ में आता था। एंड उन्होंने एक मिल बनाई गुजरात में, मैन्युफैक्चर बन गए जहां से वो ये फैब्रिक प्रोडक्ट्स बनाते थे। ही लॉन्च्ड विमल फैब्रिक which offered better quality at lower prices because he was manufacturer and he could control it. And यहाँ से उनका बिजनेस बूम होना स्टार्ट हुआ। ये बिजनेस में भी थोड़ा टाइम बाद धीरूभाई ने एक प्रॉब्लम रियलाइज करी। इनके जो सप्लायर थे वो रॉ मटेरियल्स को कंट्रोल करते थे। भले ही मिल बना लिए बट अभी भी रॉ मटेरियल वो कहीं से इंपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया से इंपोर्ट कर रहे हैं या बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी जो मार्जिन है वो स्क्वीज हो रही है। बिकॉज प्रोडक्ट रॉ मटेरियल पर डिपेंड करता है और अगर रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ गए तो आपके मार्जिन कम हो जाएंगे। एंड वहां पे उनको पावरलेस फील होता था कि यार धंधा मेरा बट मुझे पावरलेस फील हो रहा है। यहाँ मोस्ट बिजनेसमैन अपनी किस्मत एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ठीक है ऐसा है तो ऐसा ही है। बट धीरूभाई थोड़े अलग थे, उन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी। सप्लायर्स पे डिमांड होने के बजाय उन्होंने अपनी पॉलिस्टर फाइबर फैक्ट्रीज बनाई। ये स्ट्रेटजी के नाम है बैकवर्ड इंटीग्रेशन, सप्लाई चेन के बैकवर्ड स्टेप को कंट्रोल करना। इससे क्या किया, उन्होंने मिडिल मैन एलिमिनेट कर दिया, रिस्क रिड्यूस किया और प्रॉफिट भी बढ़ाया बिकॉज अब वो कंट्रोल कर सकते हैं। ये धीरूभाई का सिग्नेचर मूव बन गया था। जो चीज आप कंट्रोल कर सकते हो उसके लिए किसी और पर डिपेंड नहीं क्यों करना। He went on to expanding the fabric business and 1977 में उनको जब और पैसे चाहिए एक्सपेंशन के लिए, उन्होंने बैंक के पास नहीं गए, उन्होंने स्टॉक मार्केट में रिलायंस को लिस्ट करवा दिया और बहुत सारे लोगों ने अपना खुद का पैसा दे दिया। अगेन इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन बैंक जो उनको एक्सप्लॉइट कर सकते थे, और तब के जमाने में तो पता नहीं क्या क्या होता था, उन्होंने इंडिविजुअल इन्वेस्टर रिटेलर के पास गए, उनसे पैसा लिया ताकि वो किसी से कंट्रोल ना हो सके, बैंक उनको बोल ना पाए कि ये करो ये मत करो। एंड जब इंडिया 1990s में ओपन हुआ, लिबरल पॉलिसी जब आई, he saw an opportunity in oil refining। इधर से उनका एम्पायर बिल्ड होना स्टार्ट हुआ। 1999 में रिलायंस ओपन देयर जमुनानगर रिफाइनरी इन गुजरात, जिसके बारे में हम आज बात करते हैं, और वो आज वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट है, जिसकी वजह से रिलायंस को एक ह्यूज एज मिलता है ऑयल बिजनेस में। जमुनानगर रिफाइनरी में भी सेम प्रिंसिपल अप्लाई किया, क्रूड खरीदना
रिफाइन करना और सेल करना सब इनके कंट्रोल में था, एंड टू एंड, कुछ भी बाहर नहीं देंगे। He expanded the oil business until early 2000s when धीरूभाई unfortunately died in 2002। तब मुकेश आए, उन्होंने अपना ये फादर का फोकस को आगे बढ़ाया, सप्लाई चेन बढ़ाई, एक्सपैंड करना शुरू किया। एंड 2006 में when Reliance stepped into retail, he built warehouses, distribution lines and systems to study what customers were buying। एंड जो Reliance owned brands थे वो सब यही डिस्ट्रीब्यूशन का फायदा उठा के सस्ते प्राइसेस पे सेल करते थे कपड़े। The goal was scale and control, नॉट जस्ट अ नेटवर्क ऑफ स्टोर्स। इनफैक्ट अजियो करके जो प्लेटफॉर्म है वो भी रिलायंस का है, और वो जो सिर्फ टेक्निकली सिर्फ डेटा रखने के लिए समझते हैं कि यूजर चाहता क्या है, डेटा रिसर्च के लिए उन्होंने एक प्लेटफॉर्म ही बना दिया। उन्होंने जियो में भी सेम अप्रोच करी थी। सालों तक फाइबर्स, केबल, सप्लाई, डिमांड, मतलब पीछे की जो भी चीजें होती है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, रेडी किया। बेस रेडी होने के बाद, क्योंकि सारा डिस्ट्रीब्यूशन उनका खुद का था, उन्होंने लो कॉस्ट डेटा लॉन्च किया और लाखों यूजर्स आए। काफी कम टाइम में जियो इंडिया का लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर बन गया है। एंड आज अगर आप देखे जाए, रिलायंस मैनेजेस सेवरल सप्लाई चेन्स टुगेदर, जनरेटिंग अ मैसिव कैश फ्लो वर्थ 10.7 लाख करोड़ एनुअली in the financial year 25, making it India's first company to even cross that milestone। The oil and chemical segment जो उनका है वो आज भी सबसे बड़ा मनी मेकर है, 6.26 लाख करोड़ रेवेन्यू। 58% पूरा रेवेन्यू उनका से वहीं से आता है, इंक्लूडिंग जो जमुनानगर की रिफाइनरी है और पेट्रोकेमिकल प्लांट्स है। रिलायंस रिटेल की बात करें तो 31% रेवेन्यू उनका वहां से आता है और 1.5 बिलियन से ज्यादा ट्रांजैक्शंस एनुअली होती है। एंड जियो डिजिटल सर्विसेज 1.28 लाख करोड़ करता है, 12%, एंड ऑलमोस्ट 50 करोड़ सब्सक्राइबर्स को सर्व करता है। जियो 500 मिलियन से ज्यादा यूजर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल करता है हमारे नेटवर्क के वाया, विच इज एक्चुअली ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ इंडियाज होल पॉपुलेशन। जस्ट इमेजिन द स्केल कि कितना ज्यादा, मतलब हर 3 में से एक व्यक्ति कम से कम जियो का सिम तो यूज कर ही रहा है, इतना ज्यादा स्केल है। और मुकेश अंबानी अब सिर्फ एस्टैब्लिश्ड बिजनेस पे नहीं रुक रहे, वो अब 2 मेजर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं जो रिलायंस को फिर से चेंज कर सकता है। पहला है रिलायंस इंटेलिजेंस, which represents its AI ambition, building a massive data center in जमुनानगर with specialized AI chips, and उन्होंने मेटा, गूगल के साथ पार्टनरशिप भी करी है। एंड दूसरा है रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट, जहां पे उनका एम है कि FMCG और D2C में 11,000 से 1 लाख करोड़ जाएंगे अगले 5 सालों में, विद ब्रांड्स लाइक कैंपा कोला, जिन्होंने बेवरेज स्पेस में एकदम आग मचा रखी है। उनका कैंपा कोला का अकेले का रेवेन्यू 1,000 करोड़ से ज्यादा है अक्रॉस 25 कंट्रीज। एंड सारे आम एक दूसरे से लिंक रहते हैं। ऑयल रेवेन्यू टेलीकॉम को सपोर्ट करता है, टेलीकॉम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करता है, रिटेल कनेक्ट करता है अपने सारे प्रोडक्ट्स के साथ। रिलायंस मल्टीपल इंडस्ट्रीज में अपनी पोजीशन मेंटेन कर रहा है। एंड व्हाइल वन फैमिली कंट्रोल्स प्रोडक्ट्स, अनदर वन फाउंड पावर इन कंट्रोलिंग द पाथ्स दे ट्रैवल। ये चीजें जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, हम जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं, वहां पे ये दूसरी फैमिली, अडानी फैमिली ने अपना एम्पायर बनाया। हमारे डेली लाइफ के हर एंगल को टच करता है। मेजर पोर्ट्स की बात कर लो, एयरपोर्ट्स की बात कर लो, फ्लाइट्स, पावर प्लांट्स, गैस पाइपलाइंस, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स, सड़कें, लॉजिस्टिकल नेटवर्क्स। लेकिन ये उन्होंने विरासत में नहीं मिला है, उन्होंने भी ये बनाया है। एंड आज ये समझते हैं कि अगेन कैसे ये बना। 16 साल की एज में अडानी मुंबई गए थे उनका एम्बिशन के साथ। 1977-78 में आई थिंक उन्होंने जय हिंद कॉलेज में अप्लाई किया था और उनको रिजेक्ट कर दिया था कि आपको हम यहाँ नहीं ले सकते। उन्होंने उसके बाद ज्वेलरी मार्केट में डायमंड सॉर्ट करने का काम शुरू किया। जॉब बहुत मोनोटोनस थी, उनको समझ में आ गया कि यार यहाँ से जो सीख सकते थे सीख लिया। धीरे धीरे उधर से उनका बिजनेस माइंड डेवलप होने लगा कि यार मुझे खुद का कुछ करना है, धंधा बनाना है। एंड कुछ साल बाद गुजरात वापस आए और अपने भाई के साथ छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी शुरू की, प्लास्टिक्स और टेक्सटाइल्स जैसे बेसिक कमोडिटीज की। रेजर थिन मार्जिन होते थे, मतलब मुश्किल से 5% बनते होंगे। अभी ये बिजनेस इतना सस्टेबल नहीं था, तो उनके सपोर्ट करने के लिए उन्होंने छोटा कार्गो डॉक बना दिया। कार्गो डॉक मतलब जहाँ इंपोर्ट एक्सपोर्ट सामान को शिप से उतारा जाता है या चढ़ाया जाता है। वो टाइम पे ये सिर्फ एक छोटा प्रोजेक्ट था उनकी ट्रेडिंग बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए, लेकिन अडानी ने इसमें बहुत पोटेंशियल तुरंत देख लिया था। He saw that these cargo ports were the choke points of trading. This was a much bigger game than he actually thought. क्यों? Because domestic और foreign ships जब एक बार आपके पोर्ट यूज करने लगते हैं, स्विच करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाता है। शिप्स के स्केड्यूल्स, कार्गो डेस्टिनेशंस और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क सब एक्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के अराउंड बिल्ड होते हैं। एंड दैट सिंगल कार्गो डॉक बिकेम द फाउंडेशन ऑफ द अडानी एम्पायर। उन्होंने अपना सारा पैसा री इन्वेस्ट किया, सारा प्रॉफिट वापस इन्वेस्ट करते गए एक्सपैंड करने के लिए। 1 डॉक से 2, 2 से 3, 3 से 4, 5, 6 एंटायर पोर्ट कॉम्प्लेक्स विद कंटेनर टर्मिनल्स, बल्क कार्गो फैसिलिटीज एंड स्पेशलाइज्ड हैंडल इक्विपमेंट, वो सब डेवलप करने लग गए इंफ्रास्ट्रक्चर एक एक करके। धर्मा ओडिशा में, चेन्नई में और ऐसी अलग अलग जगह में उन्होंने पोर्ट्स बनाने शुरू किए टू एक्सेस different stretch of the India coastline. And within 10 years from its start in 1998,
Mundra grew into India's busiest commercial port, handling around 42 million tons of cargo annually. Today it has crossed 200 million tons, I think, keeping its position as India's largest commercial port. आज अडानी पोर्ट्स 27% ऑफ ऑल कार्गो मूविंग थ्रू इंडिया कंट्रोल करते हैं एंड पिछले डिकेड से 9% ऊपर हो गया ये डेटा। लेकिन पोर्ट सिर्फ शुरुआत थी। अडानी ने समझा कि एयरपोर्ट्स भी सेम रोल प्ले कर सकते हैं ट्रैवल, पैसेंजर और कार्गो के लिए। एयरपोर्ट्स पे भी सेम चोक पॉइंट स्ट्रेटजी अप्लाई करी और मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर, तिरुवनंतपुरम ऐसे सारे एयरपोर्ट्स ओपन किए और धीरे धीरे उनको एक्सपैंड करने लग गए। अडानी एयरपोर्ट्स आज इंडिया के पैसेंजर का 25% और एयर कार्गो ट्रैफिक का 33% कंट्रोल करते हैं। Once transport and cargo was done, electricity became another critical part of his strategy. He knows कि electricity के बिना कोई रह नहीं सकता, business हो या individual. Adani owns power plants that supply energy into homes, industries, airports, data centers, ports, cement factories और पता नहीं कहाँ का। Electricity control करना, उनके operation smooth रख के और बाकी business को उन पे dependent रखना उनका एक main cash flow और nucleus बन गया। And using the same logic, he got into cement. 2022 में अडानी ग्रुप ने अंबुजा सीमेंट एंड ACC को $10 बिलियन 70,000 करोड़ देके खरीद लिया एंड सडनली इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट प्लेयर विद अ कैपेसिटी ऑफ 65 मिलियन टन्स पर एनम बन गए। फाइनेंशियल ईयर 25 में अडानी ग्रुप 2,70,000 करोड़ से ज्यादा रेवेन्यू करते हैं विद द बिगेस्ट चंक कमिंग फ्रॉम ट्रेडिंग एंड लॉजिस्टिक्स ऑफ 62,000, फॉलोड बाय देयर न्यू एनर्जी वेंचर्स ऑफ 8,000 करोड़ रेवेन्यू एंड एयरपोर्ट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ने और 8,000 करोड़ का ऑलमोस्ट रेवेन्यू लेके आया। बट हियर्स व्हाट मेक्स दिस ब्रिलियंट। हर एक पैसा वापस नेटवर्क एक्सपैंड करने में इन्वेस्ट होता है। अडानी isn't just maintaining his current empire. His next experiment are to invest $9 billion in green hydrogen plants that could make India an energy exporter. Hyperscale data centers running on clean power and massive copper smelter to control the raw materials India desperately needs. इस प्लान के लिए उन्होंने 15 से 20 बिलियन डॉलर अगले 5 साल में डालने का बोला भी है, backed by 90% of current earnings जो बाकी businesses में आ रहे हैं with predictable cash flows. उनकी genius approach ये है कि हर business एक दूसरे को reinforce करता है। ये वो इकोसिस्टम प्ले ये दोनों कंपनीज, ये दोनों ब्रांड्स, ये दोनों फैमिलीज बहुत अच्छे से खेलते हैं। एंड अब हम जाएंगे तीसरी फैमिली टाटास के पास। जहां अडानी ने पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स बिल्ड करे, अंबानी ने सप्लाई चेन को कंट्रोल किया, टाटा फैमिली ने फोकस किया ट्रस्ट पे। 150 सालों से ज्यादा उन्होंने एक सिस्टम बनाया जहां ट्रस्ट हर बिजनेस को आगे लेके जाता है। आज टाटा एम्पायर इंडिया के लगभग सारे सेक्टर्स में, टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा केमिकल्स, टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, मतलब इतने सारे आइकॉनिक ब्रांड्स हैं जो टाटा कंट्रोल करता है। एयरलाइंस, टेलीकॉम, फाइनेंशियल सर्विसेज सब में उनकी प्रेजेंस है। टाटा का नाम अभी भी वही क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट कैरी करता है जो जमशेद जी ने 100 साल पहले बनाया था। चाहे वो आपके खाने की प्लेट का नमक हो या गाड़ी जो आप चलाते हो, हर जगह टाटा फैले हुए हैं। एंड दिस ऑल बिगैन इन 1877 विद जमशेद जी टाटा जी। जब उन्होंने अपनी पहली टेक्सटाइल मिल शुरू करी थी, वर्कर्स को तभी से वो बेटर वेजेस देते थे, सेफ कंडीशन देते थे और रेयर बेनिफिट्स देते थे। लोग तब भी कहते थे ये बहुत जेनरस है, पर जमशेद जी एक्चुअली ट्रस्ट बिल्ड कर रहे थे। ये ट्रस्ट उनके फ्यूचर आइडियाज के लिए बिलीफ बनता था। पीपल वुड वांट टू बी एसोसिएटेड विद द टाटास। कस्टमर ट्रस्ट उन्होंने रियल प्रॉब्लम सॉल्व करके बनाया था और सुपीरियर प्रोडक्ट्स। जब इंडियन सिर्फ अवेलेबल प्रोडक्ट्स एक्सेप्ट करते थे, चाहे वो सुपीरियर प्रोडक्ट्स बनाना हो या वर्कर्स के लिए उन्होंने जो मेजर्स लिए थे, लाइक 1886 में उन्होंने पेंशन फंड स्टार्ट कर दिया था। 1895 में उन्होंने एक्सीडेंट कंपनसेशन, फ्री मेडिकल एड, लीव विद पे, ऐसी चीजें डाल रखी थी जो पता नहीं कितने सालों बाद लगाई बाकी कंपनीज में। मतलब इसकी बात हम आज करते हैं प्रोविडेंट फंड की, मैटरनिटी अलाउंसेस की, बट ये जमशेद जी टाटा ने 1900 के पहले ही कर रखा था। वो इतना आगे का सोचते थे। ये बताता है कि टाटाज में एम्पैथी, दूसरों के लिए सोचना बहुत पहले से बना हुआ था। एंड जब उनका टेक्सटाइल मिल काफी बड़ा हो गया था और काफी गुडविल बन गई थी, तो उन्होंने सोचा कि नाउ लेट्स वेंचर इनटू न्यू प्रोजेक्ट्स, जस्ट लाइक द अंबानीज एंड अडानीज। एक कोर बिजनेस में पैसा कमाया, प्रॉफिट बनाया, उस कैश फ्लो को यूज करके बाकी जगह में इन्वेस्ट किया। जब उनको इंडिया का पहला स्टील प्लांट या हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाना था, इन्वेस्टर्स और गवर्नमेंट भाग के उनके पीछे आए टाटा को सपोर्ट करने के लिए, बिकॉज अगर आप टाटा को सपोर्ट करोगे तो आपको लोग सपोर्ट करेंगे, ऐसा एक रुतबा बन गया था। उन्होंने स्टील प्लांट 1907 में स्टार्ट किया और दिखाया कि इंडिया वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स बना सकता है। फिर JRD टाटा ने ये अप्रोच कंटिन्यू करी। 1932 में टाटा एयरलाइंस में भी घुस गए।
लोग ट्रस्ट करते थे फैमिली नाम की वजह से। 1954 में टाटा मोटर्स ने ट्रक बनाने शुरू करे, 68 में टीसीएस को स्टार्ट किया, एक छोटी सॉफ्टवेयर कंपनी भी स्टार्ट करी, क्रेडिबिलिटी ऑलरेडी बनी हुई थी और आज सबको पता है कि टीसीएस इज स्टिल द गो टू कंपनी फॉर आईटी सर्विसेज इन इंडिया। इवन फॉर एम्प्लॉइज ऐसा माना जाता है कि टीसीएस का जॉब मिल गया मतलब लाइफ सॉर्टेड है, इट्स एज गुड एज अ गवर्नमेंट जॉब बिकॉज ट्रस्ट इतना हाई है। एंड फिर जब 1991 की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे उस टाइम पे टाटा का यही ट्रस्ट की वजह से ग्लोबल पार्टनर्स उनके साथ काम करने के लिए रेडी थे। दिस वाज द इन्फ्लेक्शन पॉइंट वेयर इट truly started becoming the empire that it is today. टाटा टी ने टेटली खरीदा, टाटा मोटर्स ने जैगुआर लैंड रोवर खरीदा एंड ऐसी बहुत सारी एक्विजिशन और डील वो करते गए। ये डील्स इसीलिए सक्सेसफुल हो पाए क्योंकि ग्लोबल कंपनीज ने टाटा को रिलायबल ओनर माना। एट होम इंडिया में भी टाटा कंपनीज डोमिनेट कर रही थी अक्रॉस सेक्टर्स। टीसीएस became India's IT leader with over 12 lakh crore in market value. टाटा सॉल्ट 300 मिलियन करीब हाउस होल्ड तक पहुंचता है एंड टाटा मोटर्स country's largest commercial vehicle maker बन गया। Each success strengthened the trust that helped the next venture. Ultimate validation आया था 2022 में जब इंडियन गवर्नमेंट ने टाटा को एयर इंडिया दे दिया दोबारा उन्हीं के हाथों में। The airline that JRD Tata started in 1932, which was nationalized in 1953, finally उनके पास वापस आया 69 years later। ये बताता है कि गवर्नमेंट भी जो किसी के पास भी जा सकता था उन्होंने टाटा को ही ट्रस्ट किया बिकॉज टाटा पे भरोसा करना आसान था। आज टाटा 100 कंट्रीज में से ज्यादा ऑपरेट करता है, $180 बिलियन से ज्यादा का रेवेन्यू करता है एंड 2024 में लिस्टेड टाटा कंपनीज का कंबाइंड मार्केट कैप 30 लाख करोड़ क्रॉस कर गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जब टाटा नए बिजनेस में एंटर करता है कस्टमर्स, पार्टनर्स, रेगुलेटर्स, कंपीटेंट्स और इंडस्ट्री ऑलरेडी अज्यूम कर लेते हैं कि ये तो हाई रहेगी। वॉक थ्रू एनी इंडियन सिटी एंड टाटा इज देयर। टाटा मोटर्स एक्चुअली ओन्स द रोड्स विद ट्रक्स, बसेस, कार्स, पता नहीं मतलब आई थिंक 4.5 लाख करोड़ का रेवेन्यू आता है उनका जो 30% ऑफ ग्रुप रेवेन्यू है। टाटा स्टील जो है वो 2,20,000 करोड़ का मेटल कंस्ट्रक्शन के लिए सप्लाई करता है। एयर इंडिया कनेक्ट्स द कंट्री टू द वर्ल्ड विद 78,636 करोड़ इन रेवेन्यू एंड टाइटन ऑलमोस्ट 60,000 करोड़ के ऊपर की ज्वेलरी और वॉचेस का धंधा करता है। टाटा इज नाउ एक्सपेरिमेंटिंग ऑन मेकिंग इंडिया self-reliant in semiconductors. The group is spending almost 91,000 crores on India's first chip factory in Gujarat. Semiconductor बहुत important है अगर आप global context में देखो because इंडिया इसमें पीछे है, इसलिए टाटा इसमें पैसा डाल रहा है। प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं वो दिसंबर 2026 अगले साल में और इस पे 27,000 करोड़ की असेंबली फैसिलिटी असम में बनाने की कमिटमेंट भी करी है। इनके पास ऑलरेडी 1000 से ज्यादा सेमीकंडक्टर इंजीनियर्स अपने पेरोल में है और ऑलरेडी अभी 8,900 करोड़ का रेवेन्यू थ्रू तेजस नेटवर्क्स आया है in financial year 25, proving that Tata can scale new technology business as well. 2030 तक के ये शायद एक्सपेरिमेंट एक ग्लोबल टेक पावर भी बन जाए। This trust multiplier strategy works because trust compounds over time. आप टाइम को नहीं खरीद सकते, ट्रस्ट को नहीं खरीद सकते एंड इसकी वजह से उनके ट्रांजैक्शनल कॉस्ट हर एक लेवल पे कम होते हैं। 155 साल हो गए हैं बट टाटा आज भी इंडिया का सबसे वैल्यूएबल बिजनेस एसेट है। अब टाटा ने तो ट्रस्ट बिल्ड किया पर एक और फैमिली है जिन्होंने पावर बिल्ड किया उन एसेंशियल्स को ओन करके जिनके बिना हमारा डेली लाइफ चलना मुश्किल है। एंड चौथी फैमिली है बिरलास। बिरला फैमिली का एम्पायर एक सिंपल आइडिया पे बना है, बेसिक चीजों को कंट्रोल करो, सीमेंट को, स्टील को, एल्यूमिनियम, कॉपर, कार्स, कपड़े, बेसिकली वो जो हर बिल्डिंग, रोड, फैक्ट्री और घर में यूज होता है। अगर आप उन चीजों का सप्लायर हो जो हर प्रोजेक्ट्स को चाहिए तो आप इंडिस्पेंसिबल हो जाते हो और यही बिरलास ने किया। सब कुछ स्टार्ट हुआ जेडी बिरला से 1919 में। उनका पहला बिजनेस बिरला जूट सिर्फ एक बिजनेस नहीं था, ये स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट करता था ताकि इंडियंस अपनी इंडस्ट्री खुद चला सके, ब्रिटिश पे डिपेंड ना हो। फिर टेक्सटाइल्स, पेपर और शुगर में भी एक्सपैंड किया उन्होंने बाद में। उन्होंने समझा एक सिंपल ट्रुथ, जो बेसिक मटेरियल हर कंट्री को चाहिए उन पे कंट्रोल रखना रियल पावर होती है। नेक्स्ट जनरेशन ने भी यही स्ट्रैटेजी फॉलो की। उन्होंने ऐसे बिजनेसेस बनाए जो इंडिया हमेशा से चाहता था। हिंदुस्तान मोटर्स 1942 में कार्स और व्हीकल्स जिसमें स्टील और एसेंशियल मटेरियल्स चाहिए। ग्रेजिम टेक्सटाइल्स करके 1947 कपड़े के लिए फैब्रिक और बेसिक नीड। हिंडाल्को एल्यूमिनियम 1958 एल्यूमिनियम पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट और कंस्ट्रक्शन के लिए। ये कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट सेल नहीं कर रही थी, ये इंडिया के ग्रोथ का फाउंडेशन को कंट्रोल कर रही थी। इकोनॉमी स्लो हो या फास्ट, लोगों को सीमेंट चाहिए, एल्यूमिनियम चाहिए, स्टील की जरूरत है हमेशा। जब कुमार मंगलम बिरला ने 1995 में कंट्रोल लिया 28 साल की एज में, तो उन्होंने कोर मटेरियल पे फोकस किया। रैंडम सेक्टर चेज करने के बजाय उन्होंने अल्ट्राटेक सीमेंट बनाया 2004 में। एल&टी सीमेंट का डिवीजन को मर्ज भी कर लिया। अल्ट्राटेक
इंडिया का लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी है विथ 22% मार्केट शेयर। जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी बढ़ती जा रही है, उतने घर बनेंगे, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, उतनी बिल्डिंग बनेगी, उतना सीमेंट पे कंट्रोल, उतना सीमेंट की डिमांड बनेगी। एंड ये एक फाउंडेशनल चीज है जो बिरला कंट्रोल करते हैं। एंड द स्ट्रेटजी वेंट ग्लोबल इन 2007 व्हेन हिंडाल्को बॉट नोवेलिस फॉर $6 billion. It was an aluminum recycling company and बिरला लीडर बन गए इन रोल्ड एल्यूमिनियम फॉर बेवरेज कैन्स, कार्स और एयरप्लेन्स। बेसिक कंट्रोल का फायदा सिर्फ सेल्स नहीं था, ये रिलेशनशिप और इंसाइट भी लाता है। बिल्डर्स, मैन्युफैक्चरर्स, प्लानर्स, फाइनेंशियल प्लानर्स सब बिरला के मटेरियल्स पर डिपेंड करने लगे। ये नॉलेज उन्हें डिमांड प्रेडिक्ट करने और ग्रोथ प्लान करने में हेल्प करता था। अल्ट्राटेक ने 2010 में बाहर के सीमेंट कंपनीज एक्वायर करी हैं और आज ही 150 मिलियन सीमेंट एनुअली प्रोड्यूस करते हैं, विच इज एनफ फॉर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ होम। ये स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है बिरला ग्रुप के लिए, एक बेस बना जिसके ऊपर उन्होंने क्या किया और बिजनेसेस खड़े करे। एंड उसके बाद वो कहाँ गए, कंज्यूमर सेगमेंट। यहाँ पे आता है आदित्य बिरला फैशन, आदित्य बिरला फाइनेंस और कितनी सारी रिटेल कंपनीज लाइक पैंटलून्स, एलन सोनी, वैन हुइसल, लुई फिली एंड पीटर इंग्लैंड जैसे इतने सारे ब्रांड हैं जो इंडिया लेके आए, फैशन मार्केट अपनी जगह बनाई। इनके 1000 से ज्यादा स्टोर्स अक्रॉस सिटीज हैं जहां इंटीरियर्स, फिटिंग्स और कंस्ट्रक्शन में बिरला के खुद के मटेरियल यूज होते हैं। मतलब खुद ही के स्टोर बना रहे हैं, खुद ही का सीमेंट यूज कर रहे हैं। अगेन एक कंपनी का कॉस्ट, दूसरी कंपनी का रेवेन्यू, इकोसिस्टम प्ले पे चलते गए। एंड ऐसे ही आदित्य बिरला कैपिटल ने इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, पर्सनल लोन्स और बिजनेसेस में फाइनेंस जैसी सर्विसेज के जरिए हर तरह के कस्टमर बेस को कवर करना शुरू किया। और जब उन्होंने कंज्यूमर साइड पे कंट्रोल लेना शुरू किया, उनके पास ऑलरेडी एक नेटवर्क क्रेडिबिलिटी आ गई। मटेरियल से लेके मनी तक उनका इकोसिस्टम एक दूसरे को फीड करने लग गया। यही रीजन है कि बिरला ग्रुप का एम्पायर स्टेडी और सेल्फ सस्टेनिंग बना रहा। एंड इसी की वजह से बिरला आज इतना बड़ा नाम है, इसी की वजह से आज अडानी इतना बड़ा नाम है। किसी ने ट्रांसपोर्ट कंट्रोल कर रखा है, किसी ने रॉ मटेरियल कंट्रोल रखा है, किसी ने हमारा नेटवर्क कंट्रोल कर रखा है, तो किसी ने ट्रस्ट कंट्रोल कर रखा है। इसी की वजह से ये 4 बड़ी बड़ी फैमिलीज इतनी पावरफुल है। आज अगर हम देखें तो हमें लगता है अंबानीज हैं, अडानीज हैं, बट 100 साल पहले, 50 साल पहले देखो तो इन्होंने भी कहीं से स्टार्ट किया था। ईच ऑफ देम फाउंड अ वे टू ओन समथिंग एसेंशियल। एंड ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि हम समझें कि ये फाउंडेशनली कैसे होता है, कैसे एक बिजनेस से स्टार्ट किया था, वहां से बहुत सारा कैश फ्लो बना के उन्होंने दूसरी जगह में इन्वेस्ट किया। आप कंपनी इसलिए नहीं खोलते हो ताकि आप प्रॉफिट रख के अपनी जेब में भर लो, आप कंपनी इसलिए खोलते हो ताकि वो प्रॉफिट को रीइन्वेस्ट करके अपनी कोर बिजनेस को ग्रो करो और साइमल्टेनियसली और बिजनेसेस बनाओ। तभी आप एक बड़ा काम कर सकते हो, तभी आप एक एम्पायर बना सकते हो। आज की वीडियो में इसलिए, अगर आपकी वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। आप आई बटन में क्लिक करके हमारे बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। हम बहुत सारे पॉडकास्ट भी करते हैं जिसमें हम बड़े बड़े फाउंडर्स को लेके आते हैं और उनसे भी सीखने की कोशिश करते हैं। तब तक के सी यू।